नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था के एक बहुत ही अहम पड़ाव के बारे में, दूसरा त्रैमास। जी हाँ। यानी कि 13वें हफ्ते से लेकर 28वें हफ्ते तक का समय। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम समझेंगे कि इस दौरान क्या बदलाव आते हैं, कैसे देखभाल करनी है और किन चीजों से बचना है। बिल्कुल, ये दौर कई बार ना प्रेगनेंसी का हनीमून पीरियड भी कहलाता है। अच्छा, हनीमून पीरियड। हाँ, क्योंकि वो जो शुरुआती दिक्कतें होती हैं जैसे मॉर्निंग सिकनेस वगैरह, वो अक्सर कम हो जाती हैं। माँ थोड़ा बेहतर महसूस करती हैं, ज्यादा एनर्जेटिक। पर इसका मतलब ये नहीं कि सब आसान है। अंदर मतलब शरीर में और शिशु में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि वो बड़े शारीरिक बदलाव क्या हैं, शिशु का विकास कैसे हो रहा होता है इस दौरान। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प फेज है। शिशु की हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, वो सब मजबूत होने लगती हैं। अच्छा। और सबसे खास बात, सुनने और देखने की जो इंद्रियां हैं वो विकसित होने लगती हैं। अरे वाह, मतलब बच्चा आवाजें सुनने लगता है। हाँ, कुछ हद तक बाहरी आवाजों पे प्रतिक्रिया दे सकता है। और माँ के लिए पेट अब थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है, गर्भाशय बढ़ता है, लेकिन जैसा मैंने कहा एनर्जी लेवल अक्सर बढ़ जाता है। ये तो अच्छी बात है। हाँ। लेकिन कुछ आम लक्षण तो रहते ही होंगे। कई बार सुनते हैं पेट में खिंचाव या त्वचा पर निशान वगैरह। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो होता ही है। जैसे जैसे पेट बढ़ता है, त्वचा खिंचती है, तो स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। पेट के निचले हिस्से में लिगामेंट्स खिंचने से हल्का दर्द या खिंचाव महसूस हो सकता है। फिर वजन बढ़ने और हार्मोन्स के असर से पीठ में दर्द होना काफी कॉमन है। पाचन थोड़ा धीमा हो जाता है तो कब्ज की शिकायत हो सकती है। अच्छा। और हाँ, मसूड़ों में थोड़ी सूजन या खून आना या नाक से खून आना या बंद नाक लगना, ये ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से होता है। और कभी-कभी हल्का सफेद पानी यानी लिकोरिया भी सामान्य है। ओके। पर ध्यान रहे, अगर उसमें कोई गंध, खुजली या रंग न हो तो ही वो सामान्य है। तो ये जो आम दिक्कतें हैं, स्ट्रेच मार्क्स, पीठ दर्द, कब्ज, इनके लिए कुछ घरेलू या आसान उपाय भी होते हैं? हाँ बिल्कुल है। जैसे स्ट्रेच मार्क्स के लिए नारियल तेल या एलोवेरा जेल से हल्की मालिश कर सकते हैं, उससे त्वचा को नमी मिलती है। ठीक है। पीठ दर्द के लिए गुनगुने पानी से नहाना या सिकाई करना फायदेमंद हो सकता है। और सबसे जरूरी, बाईं करवट लेकर सोना, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। बाईं करवट हो सोना बेहतर है। हाँ, सबसे बेहतर माना जाता है प्रेगनेंसी में। और कब्ज या एसिडिटी से बचने के लिए ना, एक बार में ज्यादा खाने की बजाय दिन में 5-6 बार थोड़ा थोड़ा खाएं और पानी खूब पिएं। ये छोटी छोटी बातें काफी मदद कर सकती हैं। लेकिन कुछ गंभीर लक्षण भी तो होते होंगे जिन पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है, जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है या फिर पेशाब करते समय तेज जलन या दर्द है, ओके। या फिर योनि से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, या डिस्चार्ज में खून आ रहा है, या उसमें बहुत बुरी गंध है। इसके अलावा अगर शिशु की हलचल, जो आमतौर पर 16-20 हफ्ते के बाद महसूस होने लगती है, वो अचानक बंद हो जाए या बहुत कम लगे। हाँ, ये तो चिंता की बात है। बिल्कुल। और अगर बहुत तेज सिरदर्द हो जो जा ही नहीं रहा, आंखों के सामने धुंधलापन छाए, या फिर चेहरे और हाथों में अचानक बहुत सूजन आ जाए और साथ में ब्लड प्रेशर भी हाई हो। अच्छा। हाँ, ये प्री एक्लेम्पशिया नाम की एक गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक है ये। बाप रे। तो इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो 1 मिनट भी देर किए बिना डॉक्टर से मिलना है। ये जानकारी वाकई बहुत जरूरी है। अब आते हैं डॉक्टरी देखभाल और दवाओं पर। आपने कहा पोषण की जरूरतें बढ़ जाती हैं, तो क्या डॉक्टर कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि खाने से सारी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो सकता है, तो डॉक्टर आमतौर पर आयरन देते हैं। आयरन मतलब खून की कमी ना हो इसके लिए? एग्जैक्टली। फेरस सल्फेट करीब 100 mg रोज, इससे एनीमिया से बचाव होता है। फिर फॉलिक एसिड, ये शिशु के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए बहुत जरूरी है, लगभग 500 माइक्रोग्राम रोज। और कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए करीब 1000 से 1200 मिलीग्राम रोज, जिसे सुबह शाम बांट कर लेने को कहा जाता है। साथ में विटामिन D3 करीब 600 IU रोज, जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अच्छा, तो ये 4 मुख्य सप्लीमेंट्स हैं: आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम और विटामिन D3। हाँ, ये तो आम तौर पर दिए ही जाते हैं, लेकिन कौन सा, कितनी मात्रा में, ये डॉक्टर ही तय करते हैं आपकी जरूरत देखकर। और अगर किसी को एसिडिटी या मान लीजिए पीठ दर्द ज्यादा हो या कब्ज परेशान करे, तो क्या उसके लिए कोई दवा ली जा सकती है या थोड़ी सावधानी बरतनी होगी शायद? बिल्कुल, यही सबसे अहम बात है।
देखिए, एसिडिटी अगर ज्यादा हो तो डॉक्टर कभी-कभी रेनिटिडीन जैसी दवा जैसे 150 mg खाने के बाद दे सकते हैं। हल्के दर्द या पीठ दर्द के लिए पैरासिटामोल 500 mg आमतौर पे सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन SOS मतलब जरूरत पड़ने पर, और वो भी सिर्फ डॉक्टर से पूछकर, अपनी मर्जी से नहीं। बिल्कुल नहीं। कब्ज के लिए लैक्टुलोज सिरप आता है, 10 ml रात को सोते समय लेने से मदद मिल सकती है, पर ये भी डॉक्टर की सलाह से ही। और अगर कोई इन्फेक्शन या भारी डिस्चार्ज हो? अगर कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह का शक हो तो डॉक्टर क्लोट्रियोमोजोल की वेजाइनल सपोजिटरी दे सकते हैं, लेकिन ये दवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की जांच और सलाह के बाद ही इस्तेमाल करनी है। तो मतलब मूल मंत्र यही है कि प्रेगनेंसी में कोई भी दवा, चाहे वो ओवर द काउंटर ही क्यों ना हो, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं लेनी है। बिल्कुल सही। स्वदवा यानी सेल्फ मेडिकेशन माँ और शिशु दोनों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर आपकी पूरी स्थिति, आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखकर ही सही दवा और सही डोज तय करते हैं। एकदम साफ बात। अच्छा, अब खान पान पर आते हैं। क्या खाएं क्या ना खाएं इस दौरान? खान पान तो देखिए संतुलित और पौष्टिक होना चाहिए। खूब सारी हरी सब्जियां, ताजे फल, दूध, दही, पनीर, दालें, ये सब बहुत फायदेमंद हैं। प्रोटीन के लिए सोया, टोफू, मूंगफली, अंडे अच्छी तरह पके हुए, चिकन ले सकते हैं। गुड़ और सूखे मेवे भी अच्छे हैं। आयरन और एनर्जी के लिए, और पानी, दिन में कम से कम 8-10 ग्लास पानी जरूर पिएं। और किन चीजों से परहेज करना चाहिए? हाँ, परहेज भी जरूरी है। जैसे जंक फूड, बहुत ज्यादा तला भुना मसालेदार खाना अवॉइड करें। ओके। नमक थोड़ा कम खाएं। कैफीन मतलब चाय कॉफी बहुत ज्यादा ना पिएं। दिन में 1-2 कप ठीक है। अधपका मांस या कच्चा अंडा बिल्कुल नहीं खाना, इन्फेक्शन का खतरा रहता है। और कुछ फलों के बारे में भी सुनते हैं? हाँ, कुछ फल हैं जैसे पपीता, अनानास, कटहल, इनको लेकर कहा जाता है कि इनसे बचना चाहिए, खासकर शुरुआती महीनों में, तो बेहतर है इनसे परहेज करें। ठीक है। अब बात करते हैं शिशु के विकास की। इस दौरान कौन-कौन से माइलस्टोन्स होते हैं और कौन सी जांचें खास होती हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा, विकास तेजी से हो रहा है। करीब 16वें हफ्ते के आसपास माँ को पहली बार शिशु की हल्की सी हलचल महसूस हो सकती है। वो एहसास बड़ा खास होता है। हाँ, वो तो होता होगा। फिर 18 से 22 हफ्ते के बीच एक बहुत जरूरी अल्ट्रासाउंड होता है, जिसे अनोमली स्कैन या लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अनोमली स्कैन, इसमें क्या देखते हैं? इसमें डॉक्टर बहुत डिटेल में शिशु के सभी अंगों को देखते हैं। दिल, दिमाग, रीढ़ की हड्डी, हाथ, पैर, चेहरा, कि सब कुछ ठीक से विकसित हो रहा है या नहीं। कोई बनावटी दिक्कत तो नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण जांच है। हाँ, ये तो जरूर करवानी चाहिए। हाँ जी। इसके अलावा डॉक्टर रूटीन ब्लड टेस्ट करवाते रहते हैं, जैसे CBC, खून की पूरी जांच, ब्लड शुगर लेवल चेक करने के लिए OGT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, यूरिन रूटीन और कल्चर टेस्ट। अच्छा। और अगर माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और पिता का पॉजिटिव, तो एक इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट भी किया जाता है। ओके। और विकास के माइलस्टोन्स जैसे फेफड़े कब बनते हैं? लगभग 24वें हफ्ते तक फेफड़ों का विकास शुरू हो जाता है और 26-28 हफ्ते तक शिशु आंखें खोलना भी शुरू कर देता है। वाह, ये सब जानना कितना अद्भुत है। अच्छा, शारीरिक बदलावों के साथ साथ भावनात्मक उतार चढ़ाव भी तो बहुत होते होंगे इस समय, मूड स्विंग्स वगैरह? हाँ, बिल्कुल। हार्मोन्स के कारण मूड बदलना, कभी चिंता होना, कभी बेवजह रोना आना, कभी बहुत खुश होना, ये सब बहुत स्वाभाविक है। ऐसे में परिवार का, खासकर पार्टनर का साथ कितना जरूरी हो जाता होगा? बहुत ज्यादा। भावनात्मक सहारा, पार्टनर का प्यार और देखभाल, उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना, ये सब बहुत मायने रखता है। परिवार के बाकी सदस्यों का सपोर्ट भी अहम है। हल्की मालिश, साथ में आराम करना, बातें करना, और अगर चाहें तो प्रीनेटल योगा या मेडिटेशन, श्वास वाले व्यायाम, ये भी मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो दूसरा त्रैमास भले ही थोड़ा आरामदायक फेज हो, लेकिन इसमें लापरवाही नहीं करनी है। सही देखभाल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर की सलाह मानना, सप्लीमेंट्स टाइम पर लेना, अच्छा खाना, साफ सफाई का ध्यान रखना और नियमित जांचें करवाना, ये सब सबसे अहम है। हाँ, और कुछ छोटी छोटी बातें भी हैं, जैसे बैठने और सोने का सही तरीका अपनाना, खासकर बाईं करवट सोना, ढीले ढाले आरामदायक कपड़े पहनना, बहुत देर तक एक ही पोजीशन में खड़े या बैठे रहने से बचना। और थोड़ी एक्टिविटी भी जरूरी है। हाँ,
रोजाना करीब 20 मिनट हल्की सैर करना अच्छा रहता है, अगर डॉक्टर ने मना ना किया हो तो। और वो दिन में 5 बार थोड़ा थोड़ा खाने वाली बात भी याद रखनी है। सही कहा। और हाँ, एक बात और जो मैं कहना चाहूंगी, जो आगे सोचने के लिए है, ये जो समय है ना, ये सिर्फ शरीर के बदलने का नहीं है। ये समय है मानसिक रूप से भी खुद को तैयार करने का, आने वाली जिम्मेदारियों के लिए, एक नई भूमिका के लिए, अपने अंदर हो रहे इस अद्भुत बदलाव को, इस नए जीवन को महसूस करने का, उससे जुड़ने का। ये एक बहुत खूबसूरत मौका है, इसे पूरी तरह जिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। उम्मीद है हमारी ये बातचीत सभी सुनने वालों के लिए उपयोगी साबित होगी। स्वस्थ रहें, खुश रहें। बिल्कुल, धन्यवाद।